मेरा ताल्लुक एक ऐसे ऑक्यूपेशन से है जिसको इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म से मंसूब किया जाता है, लेकिन चूंकि एक फ्रीलांसर हूं तो मेरा कोई दफ्तर नहीं, मेरा कोई ऑफिस नहीं, मेरा कोई चैनल नहीं या कोई अखबार नहीं जिसके साथ मैं मुंसलिक हूं। मैं मुख्तलिफ कंपनीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करता हूं, जाके मुख्तलिफ जगहों की, लोगों की, उनके पर्सनल लाइफ की, डॉक्यूमेंट्स की, अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स की। इसी तरीके से मैं अपनी जिंदगी गुजारता रहा। महीने में 2-4 केसेस आ जाते हैं। दुनिया में इसको PI के नाम से मशहूर है मेरा ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने उनके हस्बैंड्स, उनकी वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स के लिए भी इन्वेस्टिगेशन की है। कभी रिसर्च के हवाले से तो कभी और किसी दीगर चीजों के हवाले से कंपनीज मुझे हायर करती हैं या इंडिविजुअल लोग मुझे हायर करते हैं। इसी तरीके से एक दिन मैं अपने घर में मौजूद था। बेल बजती है, दरवाजा खोलता हूं तो एक मेल सामने रखी हुई होती है। रिसीव करता हूं, घर में आता हूं, खोलता हूं। जैसे ही वो पैकेट खुलता है तो कई सारे डॉलर्स मुझे नजर आते हैं। मुझे ये बात अजीब सी लगती है। मैं गिनना शुरू करता हूं वो डॉलर्स, तो वो इतने सारे हो जाते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि ये एक पैकेट के अंदर से निकले। उन्हीं डॉलर्स के नीचे एक लेटर होता है। उस लेटर में तफसील बयान की होती है। बताया जाता है कि ये पैसे इसलिए दिए गए हैं कि हम चाहते हैं आपको हायर करना, और हायर भी किस चीज के लिए। उन्होंने एक जगह का नाम लिखा हुआ, उसकी वेयर अबाउट्स, उसकी लोकेशन, उसके सारे सबऑर्डिनेट्स, सब कोऑर्डिनेट्स, सब कुछ उस लेटर में लिख के मुझे बताया गया कि आपको इस जगह जाना है और इस जगह जाके रिसर्च करनी है और वापस अपनी रीडिंग्स के साथ आना है, अपने फाइनल वर्डिक्ट के साथ। और जब आप वापस आ जाएंगे और अपनी फाइनल कॉपी हमें भेज देंगे दोबारा से उस जगह के हवाले से, तो इतने ही पैसे आपको काम खत्म होने के बाद भी मिल जाएंगे। ये बात मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के। जिस जगह के बारे में उन्होंने मुझे बोला जाने को, वो एक अननोन जगह थी। मैंने फौरन गूगल करने की कोशिश की, गूगल किया तो हैरत इस बात पे हुई कि गूगल जैसे एक सर्च इंजन में जो है उस जगह की कोई मालूमात नहीं थी। हैरत मेरी उस वक्त मल्टीप्लाई हुई जब मैंने उस कंपनी जिसकी तरफ से वो पैसे, वो लिफाफा और वो लेटर मेरे पास आया था, उसको जब सर्च करने की कोशिश की तो पता चला वो भी गुमनाम एक कंपनी है। समझ नहीं आया, क्योंकि अक्सर औकात हमारे मुल्क में मुख्तलिफ एजेंसीज कभी कभी अंडर कवर होके इस तरह के काम सौंप देती हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना सारा पैसा मेरे पास आया हुआ है, तो क्यों ना मैं इस काम को ऑप्ट करूं, जाऊं उस जगह पे, और ज्यादा क्या होगा, जाऊंगा, देखूंगा, वापस आ जाऊंगा। उनको क्या पता चलेगा कि मैं गया कि नहीं गया, या मैंने जो रीडिंग्स ली जो भी है, और मुझे उसके भी पैसे मिल जाएंगे। ये डिसाइड करके नेक्स्ट डे
सुबह ही मैं उस जगह के लिए अपने घर से निकल गया। वो जगह मेरे घर से कम भी नहीं तो 20-22 घंटे दूर थी। दिन में सफर का आगाज किया, शाम तक किसी जगह पे पहुंचे, वहां पे चाय पानी खाना खाया, फिर सफर का आगाज किया, पूरी रात ट्रैवलिंग की। दूसरे दिन दोपहर के 3 बजे जाके मैं उस जगह के करीब पहुंचा जहां की वो लोकेशन मेरे पास आई हुई थी। तकरीबन उस पॉइंट से लेके मेन उस जगह तक जहां मुझे जाना था, उसमें अभी भी 2, 2.5, 3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने सफर का आगाज किया और रास्ते में ही, जब आपके पास कुछ नहीं होता करने को तो आप बाहर देख रहे होते हैं, और गाड़ी चलाते हुए तो आप देख ही बाहर रहे होते हैं। तो मैंने नोट करना शुरू किया कि जैसे जैसे मैं उस जगह की तरफ पहुंच रहा हूं, करीब आ रहा हूं, चारों तरफ जंगलात गहरे होते जा रहे हैं, घने होते जा रहे हैं। आसमान का रंग बदलता जा रहा है। जहां थोड़ी देर पहले धूप थी, अब वहां पे काले बादल हैं। थोड़ी ही देर में मैं उस टाउन के अंदर एंटर हो जाता हूं, जिसकी लोकेशन उस लेटर में थी। जैसे ही एंटर होता हूं तो देखता हूं कि बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उससे गुजरता हूं, घर आते हैं, पार्क्स आते हैं, मार्केट आती है। अजीब बात यह थी कि ये सारी जगहें खाली पड़ी हुई थी। अब तक तकरीबन शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, और इस गोस्ट टाउन में मैं दाखिल हो गया था। दोबारा से मैंने गाड़ी रोक के वो लेटर निकाला कि दोबारा से पढूं, हो सकता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शायद मिस आउट हो गई हो। कहते हैं अभी मैं ये पढ़ ही रहा था कि मुझे ऐसा फील हुआ, मेरी आंखों के साइडों से मुझे लगा कि मैंने एक लाइट देखी है जो जल्दी से मूव कर रही है। जब मैंने उस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। खैर, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं अब उस गोस्ट टाउन के बिल्कुल बीचों बीच जाके रुक गया। रुका भी क्या, मेरी गाड़ी ने मेरा साथ छोड़ दिया। पता नहीं क्या हुआ, उस जंगल बेबान बगैर इंसान के गोस्ट टाउन में मेरी गाड़ी बीच रोड पे आके रुक जाती है। चारों तरफ अंधेरा है, बिल्डिंगें हैं, मकानात बने हुए हैं, मार्केट है, लेकिन खाली, अंधेरा गुप। कहते अब मुझे थोड़ा बहुत घबराहट होना शुरू हुई कि आखिरकार माजरा क्या है, मुझे यहां भेजा क्यों गया है, मुझे करना क्या है। तो कहते मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी गाड़ी अब स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। स्टार्ट होगी, वापस यू टर्न लेके अपनी रिसर्च कंप्लीट करके चला जाऊंगा और वापस जाके दे दूंगा कि ये हुआ, ये हुआ। कहते मैं बाहर निकला, बोनट खोला, डरते डरते, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो रहा, और जब बिल्डिंगें खाली आपको दिख रही हों, मकानात दिख रहे हों और उनमें कोई रहता ना हो, तो एक खौफ ऑटोमेटिकली आ जाता है। कहते मैंने बोनट खोला, मैं अपने गाड़ी चेक कर रहा हूं कि क्या मसला हुआ है, बैटरी, इंजन, ये फलाना। तो फिर से मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरे आई साइड्स की कॉर्नर से मुझे लगा है कि लोग हैं। कहते मैंने बगैर गर्दन उठाए जमीन की तरफ ही देखते देखते सिर्फ पैरों की तरफ नजर डाली लोगों के, तो मुझे कंफर्म हो गया कि वहां पे एक नहीं कई सारे लोग मौजूद हैं। डर की बात उस वक्त थी
जब वो पैर तो मुझे नजर आ रहे थे, लेकिन वो पैर जमीन पर टच नहीं हो रहे थे। वो जमीन से 6, 8, 10 इंच ऊपर थे, यानी कि वो हूवर कर रहे थे। जब मैंने गर्दन उठा के देखा तो कई सारे लोग मेरे चारों तरफ मौजूद थे, मुझसे काफी डिस्टेंस पे थे। वो चल नहीं रहे थे, एक ही जगह पे रुके हुए थे हवा में, और कोई भी मुझे नहीं देख रहा था। कोई बिल्डिंग को देख रहा था, कोई मार्केट को देख रहा था, कोई दरख्त को देख रहा था, कोई आसमान को देख रहा था। सबकी जो निगाहें थी, वो गर्दन थी, वो कहीं और की तरफ, किसी और डायरेक्शन की तरफ थी। कहते अब मेरे पैल्पिटेशन होना शुरू हुई, मेरा दिल धड़कना शुरू हुआ, खौफ के मारे पसीने छूटना शुरू हुए। एक एक कदम मेरा ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे ऊपर कई टन बोझ रखा हुआ है। जब ये सब हो ही रहा था कि इन लोगों के बीच में मैंने एक चीज देखी, एक मखलूक देखी जो कि मूव कर रही थी, जिसकी आंखें येलो थी, अजीब लंबे से उसके हाथ थे, और वो लोगों के बीच में से ऐसे जैसे मुझे झांक झांक के, छुप छुप के देख रही। कहते मुझे समझ में आ गया कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने गाड़ी का बोनट नीचे किया, मैं अपने दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से मेरी चाबी गिर गई। अब खौफ इतना कि चाबी उठाने में मुझे डर लग रहा। कहते हैं मैं डरते डरते चाबी उठाई है, और मैंने ऊपर जैसी नजरें की हैं तो वो जो तमाम लोग उस गोस्ट टाउन में मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे, जो इधर उधर देख रहे थे, अब सब डायरेक्टली मेरी तरफ देख रहे थे। मैं दरवाजा खोलता हूं, गाड़ी के अंदर बैठता हूं, चारों तरफ से दरवाजे लॉक करता हूं, शीशे लॉक करता हूं, और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। पहले इग्निशन देता हूं, गाड़ी बिल्कुल डेड, ऐसा लगता है कि बैटरी नहीं है। दूसरी दफा इग्निशन देता हूं, हल्का सा कोई करके चलती है। अभी ये मैं कर ही रहा हूं कि अचानक से मेरे साइड मिरर पे नॉक होता है, और जैसे ही मैं उधर देखता हूं अपने बराबर में, तो मैं अपने सबसे बड़े फियर के सामने उसका फेस टू फेस होता है। जो मखलूक उस वक्त लोगों के बीचों बीच मुझे छुप के देख रही थी, वो बिल्कुल मेरी, अब सिर्फ मेरे और उसके बीच में एक शीशे का फासला था। उस मखलूक की अगर मैं शक्ल आपको बयान करना शुरू करूं तो उसकी येलो आईज थी, पूरा चेहरा जला हुआ था, दांत बाहर थे, हाथ इतने लंबे थे कि मुझे नजर नहीं आ रहे थे, जमीन से भी आगे तक निकले हुए थे। और वो लोग हल्के हल्के करके करीब आते जा रहे थे। कहते मैंने दोबारा से कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, और इस दफा इत्तेफाक से गाड़ी स्टार्ट हो गई। कहते मैंने ना आओ ना ताओ, ना राइट ना लेफ्ट, कुछ नहीं देखा। मैंने गाड़ी रिवर्स में भगाना शुरू की है, यू टर्न लिया, और फिर मैं उस गोस्ट टाउन से भगाता हुआ गाड़ी निकल गया। और कम से कम कहते हैं कि मैंने 8-9 घंटे स्ट्रेट गाड़ी चलाई है। जब मैं अपने घर से निकला था तो मुझे तकरीबन 1.5 दिन लगा था इस जगह पहुंचने पे, और वापस मैं 17-18 घंटे में ही पहुंच गया। अब आप लोग इंक्विजिटिव होंगे, ये गोस्ट टाउन कौन सा है, ये कंपनी कौन सी है, ये काम क्या है जो आखिर में कर रहा था।
जब मैं घर वापस आया तो थोड़े अरसे तो मेरा बीमार रहा, लेकिन थोड़े ही दिन के बाद मुझे एक लेटर रिसीव हुआ उसी कंपनी का। लिफाफा खोला तो कई सारे डॉलर्स, दोबारा से उतने ही डॉलर्स मौजूद थे, और उन्होंने एक मुझे एड्रेस दिया था कि आप इस पे अपनी रिसर्च, अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें लिख के भेज दें। कहते मैंने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वो लिख दिया जो मेरे साथ मौजूद वहां पे उस वक्त उस गोस्ट टाउन में हुआ था। इसके बाद थोड़े दिन के बाद मुझे दोबारा एक लेटर मौसूल होता है उसी कंपनी से, और कहते हैं कि आपकी रिसर्च मुझे इतनी अच्छी लगी है, आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इतनी पसंद आई है कि हम चाहते हैं कि आपके साथ मजीद काम करें। वो दिन था और आज का दिन। वो लेटर मैंने उसी वक्त फाड़ के फेंक दिया, अपनी जगह, अपना घर शिफ्ट कर लिया, अपना दफ्तर शिफ्ट कर लिया। क्योंकि मेरे पास थोड़े ज्यादा पैसे जमा हो गए थे उस केस की वजह से, तो मैंने काफी अरसे तक जर्नलिज्म को भी खैर बात कह दिया। In 1997 मेरे वालिद साहब को हुकूमत की तरफ से छुट्टियां मिली। पहली दफा ऐसा मौका मिला कि पूरी फैमिली एक साथ शहर से बाहर जा सके। हम सब बहुत खुश थे। वालिद साहब क्योंकि गवर्नमेंट इदारे में काम करते थे, तो अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज में अच्छी अच्छी जगहों का रहने का बंदोबस्त कर लिया, गाड़ियों का बंदोबस्त कर लिया। बस हमारा ये काम था कि फैमिली के सूटकेस पैक करके इस्लामाबाद तक पहुंचे, जो कि हम पहुंच गए। उसके बाद वहां पे कुछ दिन अपने ताया ताई के घर में रुके और उसके बाद हमने सफर का आगाज किया। ये 1997 की बात है, तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23 साल पुरानी। हम सब कोई बहुत बड़ी उम्र के नहीं थे, ना ही बहुत छोटी उम्र के थे। चूंकि पहला ट्रिप था वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, तो एक्साइटमेंट का जो लेवल था, एनर्जी थी, वो एक अलग थी। फिर कजन्स के साथ मुलाकात का एक अलग ही मजा होता है। और उसके बाद पहली दफा जिंदगी में पहाड़ी इलाकों को जाके देखना, बड़ी बड़ी वादियों को देखना, जंगलात में घूमना, ये सब का सोच कर ही एक्साइटमेंट और एनर्जी का लेवल ही कुछ और था। खैर, इस्लामाबाद में चंद दिन गुजारने के बाद मेरी फैमिली ने और मेरी 2 कजिन्स जिनके घर हम रुके हुए थे, हम सब ने डिसाइड किया कि क्यों ना अपना ट्रिप का आगाज मरी से करें। उस वक्त मरी जो था वो फिर भी काबिले बेहतर था, सफाई थी, खूबसूरत था, कम लोग थे, बदतमीजी उस लेवल की नहीं होती थी जो अब होती है, और पुराने पुराने होटल्स बने हुए थे। हमने अपना सफर का आगाज किया दोपहर के टाइम पे, और उस वक्त 4-5 घंटे मुझे याद पड़ते हैं कि हमें लगे थे बाय रोड मरी पहुंचते पहुंचते। पहुंच गए। एक होटल मरी में एंटर होती, माल रोड पे बिल्कुल सामने ही जो चेक पोस्ट बनी हुई है उसके बिल्कुल सामने एक होटल था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस होटल का नाम ताज महल था।
चूंकि वो होटल अच्छा बना हुआ था इलाके के हिसाब से, बिल्कुल माल रोड पे था, तो वालिद साहब ने सोचे कि क्यों ना इस होटल में ही कमरे बुक करा लिए जाएं। जब होटल में दाखिल हुए तो पता ये चला कि होटल तो भरा हुआ है, कमरे हैं नहीं। मायूसी हुई, थोड़ा सा बाहर निकले, लेकिन थोड़े ही सेकंड बाद उस होटल का मैनेजर भाग के आया और वो कहता है कि हमारे पास रूम 1-2 रूम अवेलेबल हैं, अगर आप लोग देखना चाहें देख लें। हमने कहा क्यों ना देख लिया जाए। वालिद साहब, वालदा, हम सब रूम देखने ऊपर गए। वो टॉप फ्लोर पे था बिल्कुल, और टॉप फ्लोर का भी बिल्कुल कॉर्नर के 2 आखिरी कमरे। जब कमरे में दाखिल हुए तो बहुत बड़ा सा कमरा था, 2 बेड और 2 बेड, यानी कि 4 बेड उन 2 रूम्स में थे। हमारी फैमिली के लिए और कजन्स के लिए वो 2 कमरे काफी थे। जब कमरे को और मुआयना किया तो सामने खिड़कियां थी, खिड़कियां खोली तो पीछे पहाड़ ही पहाड़, जंगलात ही जंगलात, हरियाली ही हरियाली, खूबसूरती की खूबसूरती ही नजर आती रही। सबने डिसाइड किया कि क्योंकि कमरा अच्छा है, होटल अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो यहीं डेरा डाल लेते हैं। और यही हुआ कि डिसाइड हुआ कि भाई 3 दिन के लिए हम इस मरी के होटल में ठहरेंगे। सामान उमान ऊपर लाके लादा गया। सबने थोड़ी सी अपनी थकन दूर करने के लिए आराम किया, और फिर जैसे ही थोड़ा सा असर का टाइम हुआ तो एक एक करके कोई अपनी जगह, कोई अपनी जगह, जिसने जो जैसे समझा निकलते गए। हमारी फैमिली का एक रूल है, जब भी कोई ट्रैवल करते हैं तो उसमें हम बाउंड नहीं होते कि हमें सबने साथ ही जाना है। जिसका जहां दिल चाहे वो जाए, ताकि जिसको जो एंटरटेनमेंट चाहिए वो उसको मिल जाएगी, और इस तरीके से दूसरे का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ऐसे हमने भी किया। मैं, मेरा भाई और मेरी 2 बहनें और 2 कजिन, हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग जरा माल रोड पे चक्कर लगा के आते हैं। हम लोग माल रोड की तरफ निकल गए। वालिदैन, मेरे वालिद साहब क्योंकि हार्ट पेशेंट थे तो उनको इतनी वॉक अलाउ नहीं थी, तो वो और मेरी वालदा होटल में ही ठहरे कि थोड़ा सा आराम कर लें, फिर थोड़ा सा सैर कर लेंगे, फिर आराम कर लेंगे। जब हम लोग घूम फिर के मगरिब के बाद वापस आए तो हमने एज यूजुअल खाना वाना मंगवाया, खाना खाया। वालिद साहब के कमरे में जाके हमने खूब हल्ला गुल्ला किया। नेक्स्ट डे की प्लानिंग हुई कि कैसे क्या करना है, कहां जाना है, किधर घूमना है, ये करना है, फलाना करना है। और आके हम लोग 12, साढ़े 12, 1 बजे तक अपने अपने कमरों में आ गए। जब कमरों में आए तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं अपने कमरे में था। हमने 3 रूम्स लिए थे, एक लड़कों का था, एक लड़कियों का था और एक मेरे वालिदैन का था। तो मैं और मेरा भाई अपने रूम में चले गए, मेरी बहनें अपने रूम में चली गई और मेरे वालिद साहब अपने रूम में चले गए। कोई अभी हमें अपने अपने कमरों में गए हुए 1-2 घंटे ही हुए थे कि मेरे कमरे का दस्तक हुआ। अंदाजा हो गया मुझे कि कोई फैमिली वाला ही होगा। दरवाजा खोला तो मेरी बहन खड़ी हुई, कहती कि तुमने हमारे कमरे में दस्तक दी है। मैंने कहा नहीं। अभी ये बात हो ही रही थी कि मेरी वालदा भी आ गई। वो कहती है कि तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो। मैं और मेरी बहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमने कहा हमने तो शोर भी नहीं मचाया, कुछ भी नहीं किया, हम कहां से शोर मचा रहे हैं। खैर, जैसी वालदाएं होती हैं डांटती भी हमें चली गई। हमने सर झुकाया, हमने डांटे खा ली। लेकिन उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला मेरी बहन को कि आया मैंने दरवाजा खटखटाया था कि नहीं। जब वालदा गई तो मेरी बहन ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो नहीं खटखटाया, मैं तो अपने कमरे में मौजूद था।
कहती है हमारे कमरे का दरवाजा अभी किसी ने नॉक किया और 2 दफा नॉक किया, हमने दोनों दफा दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा हो सकता है कि वो रूम सर्विस वाला हो या कोई हो, XYZ हो। खैर वो अपने रूम में दोबारा चली गई और मैं अपने रूम में दोबारा आ गया। लाइटें बंद करके हम सो गए। अब उस रात तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे हम उठे, नाश्ता किया, इधर उधर सब जगह घूमे फिरे। एक रूम सर्विस वाला बंदा दोपहर के टाइम पे हमारे पास आया और उसने बार बार हमसे पूछा कि आप लोग सही हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोग को इस होटल में, इन कमरों में। हमने कहा नहीं, बिल्कुल सही है, गर्म पानी भी आ रहा है, मौसम भी अच्छा है, नजारे भी अच्छे हैं। थोड़ी देर के बाद मेरी वालदा हमारे रूम में आती हैं और कहती हैं कि तुम लोगों को रात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हमने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। कहती हैं कि हमारे रूम में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आ जा रहा है। तो वो हमें देखती हैं शक की निगाह से, कहती हैं कि तुम लोग तो नहीं आ रहे थे? नहीं, हम तो नहीं आ रहे थे, हम क्यों आएंगे? हाँ मतलब शरारती हैं लेकिन बावले थोड़ी हैं। कहती है तो ये ऐसा लगता रहा कि कमरे में कोई है। मैंने लाइट जला के भी देखा, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही लाइट बंद करें, थोड़ी देर के बाद सोने के लिए जैसी नींद में आए तो दोबारा फिर ऐसा महसूस होने लगे कि कोई कमरे में है, कोई आना जाना लगा हुआ है। खैर ये बात हो गई, हमने भी इग्नोर कर दी, वालदा ने भी इग्नोर कर दी, वहम समझ के हम लोग अपने सैर के लिए निकले। वापस मगरिब इशा हो गई, इशा के बाद वापस होटल में आए। इतने थके हुए थे कि खाना खाया और नहा धो के अपने अपने कमरों की तरफ निकल लिया, बगैर ये जाने कि अब जिन कमरों में हम जा रहे हैं वहां का कुछ और ही माजरा है। तकरीबन रात के 2 या 2:15 बज रहे थे जब मेरी बहन के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हुई। उस फ्लोर पे हमारा कमरा था, मेरी वालदा का था, मेरी वालिद का था। तो हम लोग हैरान होके फौरन कमरे में पहुंचे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जब दरवाजा खोला तो कमरे में मेरी 2 बहनें और 2 बड़ी कजिन्स ऐसे खौफ के मारे बैठे हुए थे। पूछा कि क्या हुआ तो कहती हैं कि इस सामने वाली खिड़की पे कोई शख्स खड़ा हुआ था। अभी यह सुनकर हमें अजीब सा लगा कि कमरे के अंदर शख्स खड़ा हुआ था तो कहां है? कहते हैं नहीं, कमरे के अंदर नहीं, खिड़की के दूसरे पार। ये बात चंद सेकंड के लिए तो मुझे समझ नहीं आई, ना मेरे वालिद को समझ में आई, क्योंकि हम थे टॉप फ्लोर पे। खिड़की खोल के देखी तो नीचे कोई छज्जा नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे कोई शख्स खड़ा हो सके। अभी ये मामला चल ही रहा था कि मेरे कमरे में मेरा भाई चीखता हुआ आया। वो कहता है कि मैं वॉशरूम में बैठा हुआ था, जो दरवाजा था बाथरूम का उसके नीचे, बिल्कुल दरवाजे के नीचे आप देखते होंगे, अभी आपके कमरे के दरवाजे सामने नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, उसके नीचे एक छोटी सी जगह होती है जहां से रोशनी आ रही होती है। कहते वहां से एक हाथ अंदर आया, सिर्फ उंगलियां, और उंगलियां ऐसी थी कि बड़े बड़े नाखून और गंदे तरीन नाखून, और ऐसे जैसे कई सालों से कटे हुए ना। और वो हाथ उस दरवाजे के अंदर आया है, मैंने देखा और मैंने चीख मारी और वो हाथ फिर खामोशी से वापस चला गया। अभी ये बात कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी कि
उस कमरे में ये हो रहा है, बहन के कमरे में एक शख्स नजर आया है। वालदा एक दिन पहले कह रही थी कि कुछ चहल कदमी हो रही है। खैर, सबने ये डिसाइड किया कि एक ही रूम में आज दिन गुजारते हैं, नेक्स्ट डे जो है हमें वैसे ही जाना है। वो रात मुझे इसलिए ज्यादा याद है क्योंकि मैं ज्यादातर टाइम जागा रहा, इस तजस्सुस में कि जो भी चीजें आखिर मेरे सामने आए, मुझे दिखे, मेरी नजर पड़े तो कुछ बात बने। लेकिन उस रात उस पूरे कॉरिडोर में, उस फ्लोर पे कोई ना कोई चहलकदमी होती रही। ये सोचकर मैंने अपना आपको तसल्ली दी कि क्या हाउस कीपिंग होगा, लोग आते हैं जाते हैं, फलाना होता है, और भी 2-3 रूम्स थे उस फ्लोर पे, तो कोई ना कोई होगा। जब सुबह हुई और हाउस कीपिंग आई तो मैंने पूछा उनसे कि भाई रात को बड़ी चहलकदमी हो रही थी। कहते हैं सर रात को तो कोई था ही नहीं इधर, आप लोग ही इस फ्लोर पे रह रहे हैं और कोई 2 रूम है वो खाली हैं, वो जो भी उनमें रहते थे वो कल चले गए, तो सिर्फ आपकी 3 लोगों की फैमिली है। और ना रात को हाउस कीपिंग होती है, और अगर होती भी है तो वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे रुके हुए होते हैं, वो किसी फ्लोर पे नहीं जाते। खैर, इस बात को इग्नोर किया। अभी हमने नाश्ता, खाना, दोपहर का ये सब खा पी के बैठे हैं और ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना इस होटल से अब चेकआउट किया जाए, ताकि आगे की तरफ निकलें, अपना आगे का सफर शुरू करें। सामान बांधना शुरू किया, कपड़े वपड़े जो लाए थे। अब जो शख्स अपने कमरे में जाए वो उस कमरे से वापस निकले यही कहता हुआ कि क्या मेरे कपड़े आपके कमरे में, या मेरे कपड़े आपके बेडरूम में हैं, या आपके सूटकेस में हैं। वालिद साहब अपने वॉशरूम गए, उन्होंने अपनी कपड़े निकाले तो उसमें से 3-4 चीजें गायब। मैं अपने वॉशरूम गया कमरे के, उसमें मैं कपड़े ढूंढ रहा हूं तो कपड़े ना मिले। बहनों के कमरे में गए, वहां पे भी सिमिलर केस। अब ये वाकया 2 दिन से चलता चला आ रहा था। पहले किसी का आना जाना, किसी का गुजर महसूस होना, फिर मेरी बहन के कमरे में दस्तक, रात को खोल के देखा तो कोई नहीं, फिर दस्तक होना, फिर खोल के देखना दरवाजा तो कोई नहीं। उसके बाद मेरे कमरे में मेरे भाई के साथ वो वाकया होना, मेरी बहन के कमरे में एक शख्स नजर आना जो कि खिड़की के उस पार खड़ा हुआ। इस बात का हमें यकीन हो गया कि इस होटल में ना सही लेकिन इस फ्लोर और इन कमरों में कुछ ना कुछ है। ये सारी चीजें जल्दी से पैक करके हम लोग होटल के नीचे पहुंचे तो वालिद साहब ने उस मैनेजर को पकड़ लिया। जब थोड़ी सी तड़ी और गुस्से से बात की तो फिर वहां के हाउस कीपिंग ने बताया कि सर इन 3 कमरों में कोई भी नहीं रहता, और जब ये मैनेजर साहब आपको ये रूम दे रहे थे तो हम सब ने उनको मना किया था कि ये रूम ना दें फैमिली को। इससे पहले भी 2-3 दफा इन कमरों में फैमिलीज रही हैं और उन सबको एक शख्स और एक औरत नजर आती है रात में। ये सुनना था, हमने अपना सामान पैक किया और हम मरी से तो रवा धवा हो गए। जब एबटाबाद पहुंचे, बैग खोले तो उसमें से साजो सामान जो हमारे कपड़े थे वो गायब। और हैरत की बात यह कि जो कपड़े हमारे पास मौजूद थे बैग में वो ऐसे कटे हुए और ऐसे फटे हुए थे कि जिसको बहुत ही कोई नागवार गुजरा हो उसको हमारा उन कमरों में रहना। ये पहाड़ी इलाके, ये जंगलात,
हल्की हल्की बारिश, ये सब दिन की रोशनी में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन रात की तारीकी में ये कोई और ही मंजर पेश करते हैं। काम एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से दुनिया भर में मौजूद लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं। पैसा कमाना इतना जरूरी हो गया है कि ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ना ये देखते हैं कि किस जगह जा रहे हैं, ना ये देखते हैं कि कौन बुला रहा है। बस 4 पैसे कमाने की खातिर किसी भी जगह चल देते हैं। ऐसा ही एक वाकया एक ऐसी जगह का जिसका बड़ा नाम सबने सुना है, कराची में रहते हुए, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम जीरक है और मैं पेशे के एतबार से इलेक्ट्रीशियन हूं। मेरी दुकान कोरंगी की साहिली पट्टी पर वाक़े थाने के बिल्कुल करीब है। गुज़श्ता साल यानी 2019 के शुरुआत में अपनी दुकान पर फारिग बैठा था कि मेरे एक इलेक्ट्रीशियन दोस्त की कॉल आ गई। सलाम दुआ के बाद उसने मुझसे कहा कि अगर फारिग हो तो आ जाओ, एक जगह काम आज ही समेटना है। मैंने हामी भर ली। उसने मुझे एड्रेस समझाया और मैं जल्द पहुंचने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपना औजार का सामान उठाया और बताए हुए एड्रेस की तरफ रवाना हो गया। कोरंगी क्रीक के इलाके में एक बहुत मशहूर मीडिया हाउस है जिसका नाम लेना शायद मुनासिब ना होगा। मेरा दोस्त वहीं काम कर रहा था। वहां पहुंचकर मैंने उससे राब्ता किया तो वो कुछ देर बाद नीचे आकर मुझे अपने साथ ऊपर ले गया। हम जिस फ्लोर पर काम कर रहे थे वो बिल्कुल खाली था, सिर्फ साजो सामान ही बिखरा हुआ था। हम दोनों के अलावा वहां तीसरा कोई फर्द मौजूद नहीं था। वहां पहुंचकर मुझे कुछ वहशत सी होने लगी। बहुत अजीब सा माहौल था। इदारे की थीम के मुताबिक अक्सर दीवारें सुर्ख थीं या उनमें सुर्ख रंग बहुत नुमाया था। बिल्कुल यूं कहें जैसे हॉरर फिल्म का सेट मालूम हो रहा था। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये इतना बड़ा इदारा है, इनके तो अपने बाकायदा तनख्वाहदार इलेक्ट्रीशियन होंगे, ये रहमतें हमें क्यों दी जा रही हैं? उसने मुझे ये जवाब दिया कि उसने मुझे ये जवाब देकर खामोश कर दिया कि आम खाओ पेड़ ना गिनो। खैर, हम दोनों काम में मसरूफ हो गए, लेकिन मैं वाज़े महसूस कर रहा था कि मेरा दोस्त कुछ घबराया हुआ है। वो बार बार काम करते करते रुक जाता, इधर उधर देखने लगता। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कोई चीज मना कर रही है। बहरहाल हमने काम पर तवज्जो मरकूज रखी और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा काम मुकम्मल कर चुके थे कि मगरिब की अजान हो गई। हम नमाज के लिए नीचे उतरे तो सोचा कि चाय भी पी लेते हैं, कुछ ताजा दम हो जाएंगे। वहीं करीबी आबादी में एक होटल था, हम वहां चले गए। यहां मेरे दोस्त को उसका एक मोहल्लेदार मिला। अलग सलह के बाद उसने बताया कि वो उसी इदारे में वाबस्ता है जहां हम लोग काम कर रहे थे। तो मैंने महसूस किया जैसे वो हमसे कुछ छुपा रहा था। खैर, उसने मेरे दोस्त से नंबर का तबादला किया और जाते वक्त मिलने को कहा। उसके बाद हम बाहर आ गए और अपनी साइट की तरफ चल पड़े। जब हम फ्लोर पर पहुंचे तो हमने देखा कि हम जो अपने औजार एक जगह समेट कर गए थे वो पूरे हॉल में बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने गुस्से की आलम में इधर उधर फेंक दिए हों।
मेरे दोस्त ने मुतल्लिका मैनेजर को कॉल की और उसे शिकायत की। उसने माजरत की और कहा कि उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब नहीं है, वरना वो इस हरकत के जिम्मेदार से बाज पुर्स जरूर करते। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इदारे का कोई भी शख्स हमारे पास फ्लोर पर नहीं आया और हम दोनों बदस्तूर तनहा काम करते रहे, यहां तक कि रात के 11 बज गए और हमने काम मुकम्मल कर लिया। काम मुकम्मल करने के बाद हमने मुत्तलिका मैनेजर को कॉल की और कहा कि आप आकर काम देख लें, लेकिन उसने मसरूफियत का बहाना बनाकर इनकार कर दिया और हमसे कहा कि हम खुद ही सब कुछ चेक कर लेंगे, अगर कोई मसला होगा तो वो हमें मुतला कर देंगे। हमने बहुत कहा, लेकिन वो ना माना और ऊपर आने से मुसलसल इनकार ही करता रहा। इस पर हम अपना सामान समेटने लगे। रात गहरी होती ही इस फ्लोर की वहशत और खौफनाक में बहुत इजाफा हो गया था। हम बहुत सरसरीगी की आलम में जाने की तैयारी कर रहे थे। जब हम निकलने लगे तो मेरे दोस्त ने चलते चलते सिगरेट निकाली, लेकिन उसने जैसे ही जेब से लाइटर निकाल कर जलाने की कोशिश की, एक वाज़े नस्वानी आवाज ने हमारा खून खुश्क कर दिया। वो कह रही थी, यहां आग मत जलाना। इस पर हम तकरीबन भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और किसी तरह हम किस तरह नीचे पहुंचे हमें इल्म नहीं। नीचे वो मैनेजर मौजूद था। वो हमारी हालत देखकर घबराया, लेकिन उसने इस हवाले से कुछ पूछा नहीं और बात काम की तरफ मोड़ दी। लेकिन हमने वाज़े महसूस किया कि वहां मौजूद दीगर स्टाफ के चेहरों पर खौफ के साए लहरा रहे थे। हम दोनों इमारत से बाहर निकले और सड़क पर मौजूद बनी पार्किंग में उसे अपनी बाइक निकालने लगे। मेरे दोस्त ने कहा कि यार, ये बिल मैं देना भूल गया हूं, तुम यहीं रुको, मैं अभी काउंटर पर देकर आया। ये कहकर वो इमारत के अंदर चल गया और मैं पार्किंग में उसका इंतजार करने लगा। अचानक मेरी नजर पार्किंग में खड़ी एक बिल्कुल नई सुर्ख रंग की बाइक पर पड़ी। ये बाइक हर नौजवान की तरह मेरी भी कमजोरी है। हैरत की बात यह थी कि इस पार्किंग में इतनी कीमती गाड़ी बगैर किसी हैंडल लॉक के खड़ी हुई थी। मुझे उसके उन लॉक का अंदाजा इस तरह हुआ कि उसका हैंडल का रुख दाईं तरफ था। अगर आप बाइक का हैंडल लॉक करते हैं तो हैंडल सिर्फ बाएं रुख पर ही लॉक होगा, सिवाय कुछ मोटर बाइक के। अभी मैं इस बाइक की खूबसूरती को देख ही रहा था कि अचानक वो बाइक स्टार्ट हो गई। उसने बकायदा अपने कानों से उसको किक लगने की आवाज सुनी। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मेरी उस वक्त क्या हालत थी। मैं चीखना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज हलक से नहीं निकल रही थी और हाथ पैर जैसे बिल्कुल जाम हो गए थे। मैंने जरा संभलते ही फौरन आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया तो वो बाइक बंद हो गई और मेरे कुछ हवास बहाल हो गए। इतने में मेरा दोस्त भी वापस आ गया। मैंने उसके खौफ में मजीद इजाफा करने के बजाय उसको फौरन वहां से चलने को कहा और हम दोनों ने मेन रोड पर अपनी गाड़ी भगाई। क्रीक से कोरंगी आने के दो रास्ते हैं। एक कोरंगी क्रॉसिंग से गुजरता है, लेकिन ये बहुत तवील रास्ता है। इसके मुकाबले में इब्राहिम हैदरी वाटर पंप स्टॉप से जो टूटी फूटी सड़क कोरंगी को जाती है, वो बहुत मुख्तसर रास्ता है। ये सड़क मेहरुन्निसा हॉस्पिटल के सामने से गुजरती हुई डीएचए स्टाफ फ्लैट्स के मोड़ से होती हुई नासिर पंप पर निकलती है। लेकिन ये सड़क बहुत सुनसान है। दिन में काफी रश होता है, लेकिन रात में तो यहां से गुजरने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमने मुख्तसर होने की बिना पर इसी रास्ते को तरजीह दी। एक तो हम दो थे और हमारे पास कोई कीमती मोबाइल या सामान भी नहीं था। मोटरसाइकिलें भी जंग अजीम दोम के जमाने की मालूम होती थीं।
ये इलाका इसी थाने की हदूद में आता है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। यहां सारे पुलिस वाले जान पहचान वाले हैं, तो इसलिए बेफिक्री भी थी। लिहाजा हम दोनों अल्लाह का नाम लेकर इस रास्ते पर चल पड़े। अभी हम मेरुनिसा अस्पताल के सामने से गुजर रहे थे। हमारे सिवा कोई तीसरा सड़क पर दूर दूर तक मौजूद नहीं था। अचानक हम दोनों ने मोटरसाइकिल की आवाज सुनी, जैसे वो हमारे बराबर से गुजरी हो। ये वाज़े आवाज हम दोनों ने सुनी, नजर कुछ नहीं आया। हम दोनों के औसान खता हो गए। हम बावाज़ बुलंद आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए तेजी से अपनी बाइक्स दौड़ाने लगे। डीएचए फ्लैट्स के नाले के करीब जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि पुलिस ने सड़क पर नाका लगा रखा था, लेकिन हमारे पहुंचने से कबल ही एक अजीब वाकया हुआ। 2 पुलिस एहलकार जो सड़क पर खड़े थे वो हमारे पहुंचने से कबल ही अचानक चीखते हुए फ्लैटों की तरफ भागे। हम खुद इतने खौफजदा थे कि वहां रुकने के बजाय सीधे नासिर पंप की तरफ आ गए। मेरी रिहाइश तो नासिर कॉलोनी में ही है, लेकिन मेरे दोस्त को कॉलोनी नंबर 2 जाना था। उसकी हालत बहुत खराब थी। मुझे यकीन था कि अगर वो तन्हा जाता तो जरूर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर बैठता। मैंने वहीं से उसके मोबाइल लेकर उसके घर कॉल की, उसके भाई को वहीं आने का कहा। कुछ देर के बाद उसके घर वाले उसे ले गए और मैं भी घर चला गया। अगले कई रोज मैं साहिब फराश रहा। इस दौरान उससे राब्ते कभी कोई होश ना रहा। तबीयत कुछ बहाल हुई तो मैंने उससे राब्ते की कोशिश की। उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मैंने बाइक निकाली और उसके घर पहुंच गया। वहां उससे गुफ्तगू हुई तो उसने बताया कि वो उस दिन सुबह से वहां काम कर रहा था और सब कुछ सही था, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद वहां पुरस्रार सी सरगर्मियां शुरू हो गई, जैसे वहां और भी कोई मौजूद हो। मेरे दोस्त का कहना है कि उसने बाकायदा कदमों की चाप सुनी, जबकि उस फ्लोर पर उसके अलावा कोई मौजूद नहीं था। दोपहर 2 बजे के करीब उसने एक लड़की की झलक देखी जिसका चेहरा जैसे धुएं में छुपा हुआ था। उस पर मैंने उससे कहा कि भाई तुमने किसी न्यूज एंकर वगैरह को बगैर मेकअप के देख लिया होगा। इस पर वो खफा हो गया, कहने लगा कि यार वो कोई इंसानी मखलूक नहीं थी। मैं बहुत खौफजदा था, इसलिए कॉल करके तुम्हें बुलाया था। अगर तुम नहीं आते या कहीं और मसरूफ होते तो मैं शायद ये काम अधूरा छोड़कर वहां से भागने वाला था। अभी हम इसी गुफ्तगू में मसरूफ थे कि मुझे उस दिन होटल में मिलने वाले उसके मोहल्लेदार का ख्याल आया। मेरे कहने पर उसने उसे कॉल की तो वो इलाके में ही मौजूद था। कुछ देर बाद वो भी चला आया। हमने उसको सारी अलिफ लैला सुनाई तो उसने जो इंकिशाफात किए वो बहुत हौलनाक थे। उसने जो बताया उसका खुलासा ये है कि उस इमारत का वो फ्लोर आसेब ज़दा है। वहां जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है वहां मौजूद मखलूक उसे पसंद नहीं करती। कई मुलाजमीन ने वहां पुरस्रार मखलूक देखी है और कई मुलाजमीन वहां बेहोश पड़े पाए गए थे। इस फ्लोर को बतौर स्टोर के इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई भी वहां तन्हा नहीं जाता, बल्कि एक वक्त में 3-4 अफराद जाते हैं और जल्दी अपना काम करके वापस आ जाते हैं। शाम के बाद वहां जाना मना है। उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे जो कि चंद रोज के अंदर बेकार हो गए। आए दिन वहां लाइटों में खराबी आ जाना मामूल की बात है। इदारे के इलेक्ट्रिशियन ने भी इस फ्लोर पर जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बाहर से हमें बतौर इलेक्ट्रिशियन इसी वजह से बुलाया था। वहां की इंतजामिया की तरफ से इस मौजू पर बात करने पर सख्त पाबंदी है और नए आने वाले मुलाजमीन से ये सब छुपाया जाता है। राज फाश करने वालों को बरतरफ करने के मामूल भी बहुत कॉमन है। मैंने उससे ये पूछा कि भाई जब तुम्हें ये सारी महाभारत हिफ्स थी
तो तुमने हमें होटल में क्यों नहीं खबरदार किया? उसने कहा कि मुझे कई अफराद ने तुम लोगों के साथ उस होटल में गुफ्तगू करते देखा था, उसीलिए मैंने तुमसे पूछा था कि तुम लोग काम कर रहे हो या खत्म हो गया। तुमने जवाब दिया था कि अभी कुछ काम बाकी है। अब अगर मैं तुम्हें हकीकत बता देता तो तुम कभी उस फ्लोर पर ना जाते। तुम्हारे ना जाने से काम रुक जाता और बिल आखिर मैनेजर को यह खबर मिल जाती कि तुम्हें असल बात मैंने बताई है। इसके बाद मेरे लिए मुश्किल हो जाती। ये कहकर उसने माजरत की और कुछ देर के बाद इधर उधर की बातें करके रुखसत हो गया। ये किस्सा यहीं तमाम नहीं हो जाता। इसके बाद जब मैं दुकान पर जाने लगा तो कई दिन बाद मुझे थाने में तलब कर लिया गया। दौरान गुफ्तगू एक सिपाही से मेरी बात चल रही थी कि उसको मेरे साथ मुतयन किया गया था। बातों बातों में उसने बताया कि अभी चंद रोज कबल रात में, ये वही रात थी जिसमें हम दोनों उस मीडिया हाउस से वापस आ रहे थे। हम डीएचए फ्लैट्स के पास नाके पर खड़े थे कि हमने इब्राहिम हैदरी की तरफ से मोटरसाइकिल की आवाज सुनी। हैरत की बात यह थी कि आवाज करीब आ रही थी लेकिन मोटरसाइकिल नजर नहीं आ रही थी। हम दोनों सिपाही घबरा गए कि हमारे सामने अचानक एक सुर्ख रंग की बाइक नमूदार हुई जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उस मोटरसाइकिल पर कोई भी सवार नहीं था। वो खुद ब खुद चलती हुई आ रही थी। ये देखकर हम दोनों सिपाही सर पर पैर रख के फ्लैट्स की तरफ भागे और अपनी बाकी साथियों को ये वाकया बताया। हम सब इतना घबरा गए कि ड्यूटी ऑफ करके उसी वक्त थाने वापस आ गए। उसके बाद से हमसे कोई भी उस नाके पर रात की ड्यूटी देने से नहीं जाता। अब मैं उसे क्या बताता कि ये सारे वाकये का मैं भी एक किरदार हूं। इसके बाद हमने कई बार उस इदारे के मैनेजर से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उसने कभी हमारा फोन रिसीव नहीं किया। इस फ्लोर पर जो लड़की नजर आई वो कौन थी? लाइटर जलाने से किसने रोका? हमारा सामान किसने इधर उधर फेंका? पार्किंग में मोटरसाइकिल खुद ब खुद कैसे स्टार्ट हुई? रास्ते में जिस बाइक ने हमें क्रॉस किया वो हमें नजर क्यों नहीं आई? पुलिस वालों ने जो बगैर सवार के मोटरसाइकिल देखी उसको कौन चला रहा था? ये सब सवालात आज भी मौजूद हैं। शायद कभी इनका जवाब ना मिल सके। इस वाक़े के बाद हमने खाली इमारतें और खाली मकानात में काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। हमेशा से हमें डराया जाता है कि मगरिब के बाद कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। हमेशा हमें समझाया जाता है कि मगरिब के बाद घर में चिरागा करना चाहिए। यह भी बताया जाता है कि किसी जगह को ज्यादा अरसे तक अंधेरे में ना छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे कोई और आके रहना शुरू कर दे। कभी कभी ये भी हमें बताया जाता है कि उन जगहों पे जाने से परहेज करो जहां तुम्हें लगता हो कि खतरा है। आज मैं एक मस्जिद का किस्सा आपसे शेयर करूंगा। ये वाकया एक मस्जिद से है। ये वाकया एक मस्जिद का है जो कि काफी पुरानी थी
कभी इस मस्जिद में कई सारे दरख्त हुआ करते थे, नीम के, अमरूद के, बेरी के। ये मस्जिद आज भी मौजूद है। तामीराती काम अभी भी चल रहा है और उस काम के चक्कर में कई सारे दरख्त काट दिए गए, सिवाय 2 दरख्तों को छोड़कर। ये वो 2 नीम के दरख्त हैं जिन्हें काटने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में मस्जिद के लोगों ने ये तय किया कि इन 2 दरख्तों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ये वाकया तकरीबन 4 साल पुराना है, जब इस मस्जिद का नक्शा कुछ गांव जैसा था, यानी कि मस्जिद का सहन था लेकिन कच्चा था, बहुत बड़ा था, लेकिन मस्जिद छोटी हुआ करती थी। इसी मस्जिद में चंद लोग तदरीस दिया करते थे। सुबह की क्लासेस के टाइम 8 से 11 बजे तक हुआ करते थे और 11 बजे के बाद अक्सर बड़े बच्चे उसी मस्जिद के सहन में खेला कूदा करते थे, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या भागने का गेम हो। इसी मस्जिद के एक उस्ताद ने हमें ये कहानी भेजी है। वो कहते हैं कि एक दिन हमारे मौलवी साहब ने ये बोला कि क्लास खत्म होने के बाद तुम ये जो मस्जिद का गेट है इस पे पानी डालना। चूंकि वो गेट नया बना हुआ था और उस पे पानी डालना जरूरी था ताकि वो जगह पक्की हो जाए, तो मैंने ये काम अपने दिलो जान से करने की कोशिश की। जैसे ही 11 बजे छुट्टी हुई, मैं पानी की बाल्टी भर के उस गेट की तरफ जा पहुंचा। मुझे देखा देखी मेरा दोस्त भी आ गया। मैं उस दीवार पे चढ़ के उस गेट के ऊपर पानी डालता रहा और मेरा दोस्त और चंद बड़े बच्चे उस सहन में खेलते हुए रहे। वो फुटबॉल खेल रहे थे। 1-1.5 घंटा गुजरने के बाद तकरीबन 12:30 बजे का वक्त होगा। फुटबॉल खेलते खेलते किसी ने एक ऐसी लात मारी कि फुटबॉल उस सहन में मौजूद एक दरख्त पे जाके ऊपर टिक गई। बड़ी कोशिशें की गई, झाड़ को, दरख्त को हिलाया गया, बॉल नीचे नहीं आई। पत्थर मारे गए तो बॉल नीचे नहीं आई। लकड़ी मारी गई कि शायद टच होने से बॉल नीचे गिर जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी ये सब हो ही रहा था कि मेरे दोस्त ने ये इरादा किया कि क्यों ना मैं दरख्त पे चढ़ के बॉल ढूंढ के निकाल लूं। शाखों पे पैर रखते रखते एक मजबूत शाख नजर आई, उस पे पैर रखा, बॉल ढूंढने की कोशिश की तो बॉल मिली नहीं। थोड़ा सा और उचक के देखा तो एक जगह बॉल नजर आई। जैसे ही उस बॉल की तरफ हाथ बढ़ाया, जिस शाख पे वो दोस्त खड़ा हुआ था वो शाख टूट गई और वो शख्स धड़ाम से जमीन पर गिरा, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि अक्सर शाख से गिरने के ऊपर आप नीचे गिर जाते हैं। ऐसे जैसे किसी ने उसको धक्का दिया और वो थोड़ी दूर जाके गिरा। इसके बाद वो दोस्त था बेहोश हो गया। मौलवी साहब को बुलाया
उन्होंने हाथ पैर मले, पानी का छिड़काव किया, तब कहीं जाके उसको होश आया। घर भेज दिया गया। उस दिन के बाद से उस दोस्त के साथ कुछ अजीब और गरीब वाकयात होना शुरू हो गए। कभी बैठे बैठे डर लगने लग जाता, कभी बुखार चढ़ जाता, कभी ऐसा लगता कि उसके हाथों पे निशान है। जब ये तकालीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मोहल्ले में मौजूद एक पीर बाबा को बुलाया गया। जब उन्होंने ये सारा वाकया सुना उस बच्चे से, तो उन्होंने उसको एक तावीज़ दिया, कहा कि ये तावीज़ पहनो, और जैसे ये तावीज़ पहनोगे और रात को सोगे तो तुम्हें तुम्हारे ख्वाब में सारा मामला रिपीट हो जाएगा। बात बड़ी हैरानकुन थी। फिर भी उस लड़के ने वो तावीज़ लिया, पहना और रात का इंतज़ार किया। जैसे ही रात हुई, आंख लगी, गहरी नींद में गया तो ख्वाब में वही सब रिपीट होना शुरू हुआ जो उस दिन हुआ था। वैसे ही 8 से 10 क्लासेस हुई, 8 से 11 क्लासेस हुई। 11 बजे के बाद वैसे ही दोस्त पानी की बाल्टी लेके गेट पे पहुंचा, उस पे पानी डाला ताकि उसको पक्का किया जा सके। वैसे ही ये चंद स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल खेलने उस सहन में गया। वैसे ही बॉल दरख्त पे गई, वैसे ही ये उस दरख्त पे चढ़ा। अब याद रहे कि ये सब ख्वाब में हो रहा है। जैसे ही वो दरख्त पे चढ़ा और उसने उस पॉइंट पे पहुंचा जब उसको वो बॉल फुटबॉल नजर आई थी, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो अब ख्वाब में देखता है कि दूसरी शाख पे, उसी दरख्त के दूसरी शाख पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। सफेद दाढ़ी है, शलवार कमीज नुमा चीज पहनी हुई है, और वो इशारा कर रहे हैं इस लड़के को कि नीचे देखो। जब उसने उस शाख के नीचे देखा तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, जिसके हाथ के ऊपर उस लड़के के पैर थे। जैसे ही उसका पैर उसके हाथों, बच्चे के हाथों पे पड़ता है, वो बच्चा दर्द से चिल्लाता है, तकलीफ होती है, और दूसरे हाथ से वो बच्चा फौरन वो शाख को तोड़ देता है और इस शख्स को ऐसे उठा के फेंकता है जैसे कि कोई बंदा उड़ता हुआ जा रहा। और फिर उन बुजुर्ग ने जो दरख्त पे नजर आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो वो जगह नहीं है, लेकिन हमारी वो जगह है, उस मखसूस जगह पे कभी मत आना और ज्यादा शोर भी नहीं मचाना तुम लोग। आंख खुलती है, ये शख्स डर जाता है, भागता है उन मौलवी साहब के पास, उन पीर साहब के पास, उनको जाके सारा किस्सा सुनाता है, कहानी सुनाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर वही पीर साहब इसको और मस्जिद के मौलवी साहब को ये एडवाइस देते हैं कि आप उस जगह जाएं जिस जगह का उन बाबा ने बताया है, और उस जगह पे जाके आप जोर जोर से माफ़ी मांगे तो इस शख्स की तबीयत बेहतर होगी। डरते डराते ये मस्जिद के उस कोने में जाते हैं, वहां बावाज़े बुलंद माफ़ी मांगते हैं, और उसके बाद से उस शख्स की तबीयत में बेहतरी आना शुरू होती है।